आवाज़ सब तक ठीक है? डायरी कहाँ है आप लोगों की? डायरी निकालिए। किसी का 12th का रिजल्ट तो नहीं आया? कोई है जिसका 12th का रिजल्ट आना था? हम्म, अभी आने वाला है। वेरी गुड। कई बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, ऑनलाइन में भी। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं, और गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। और ऑप्शनल को लेकर हमारी बात हो रही है, राइट? ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कि टॉपर्स कैसे ऑप्शनल को चूज करते हैं। तो अगर हम टॉपर के मार्क्स देखें, तो मैंने हमेशा कहा कि यूपीएससी में सिलेक्शन के कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, राइट? तो वो बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसको लिखना शुरू करो एक एक करके। कल मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, बीटीएल क्या होता है, और ओरिएंटेशन क्लास में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे सामने, बिल्कुल टू द पॉइंट। और इसी बेसिस पे आपको कुछ समय तक अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वॉरफेयर में मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसी को हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने 365 और 365 दिन का प्लान बनाया, तो अब 365 हमारा पहला टारगेट रहा कि हमें फंडामेंटल 5, न्यूज़पेपर, स्मार्ट राइटिंग, और हमें ऑप्शनल के बारे में सोचना होगा। ये हमारा पहला साल का काम रहेगा। सेकेंड ईयर में हमारा काम दूसरा होगा। ये हम 2 काम इसमें करने जा रहे हैं। अब सवाल है कि 365 दिन में हमें क्या क्या करना है। जैसे एक पोर्शन हमें ऑप्शनल को देना है, दूसरा पोर्शन हमें अपनी डायरी राइटिंग, अपनी हेल्थ, इन सबको देना है। इसके बाद हमें अपना एक पोर्शन बीटीएल पे देना है। बीटीएल में भी कितने पार्ट, कल देखा कि एक एनसीईआरटी पढ़ने के कितने तरीके थे, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक में भी 2 पार्ट, उस 2 पार्ट के 2 पार्ट। तो ये आपने देखा कि जो यूपीएससी है बहुत स्ट्रैटेजिक वे में हमसे बात करता है। फिर हमें इसके क्वेश्चन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव करने हैं, प्लेन फाइटर की बुक लगानी है, अभी बहुत ढेर सारा काम। और ये जो किताबें हैं ये 2 पार्ट में है। इसमें ऊपर क्या लिखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दिख रहा है? इसका मतलब अभी 3000 क्वेश्चन और आने वाले हैं। सो आपका पहला काम है कि जब शुरुआत करें, आज हम 2 पार्ट में बात करेंगे। एक, ऑप्शनल कैसे चुनते हैं, और ऑप्शनल के मार्क्स कैसे हमारी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। और अभी से हम जब 2 साल की तैयारी कर रहे हैं या 1 साल की, तो हम अभी से उसकी स्ट्रेटजी करेंगे। उसके बाद इस 2 पार्ट में पहला पार्ट हमें कब खत्म करना है और दूसरा पार्ट कब खत्म करना है। ये बुक सबके पास है? कोई ऐसा जिसके पास बुक ना हो? ये 1 2 3 लोग हैं, 4 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। वेरी गुड। क्यों भाई, वाई? ये बुक्स आपके पास क्यों नहीं है? अभी आपको बताऊंगा कि इसके बिना आपका क्या क्या नुकसान होने जा रहा है। किन लोगों ने इसके क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दिए? सो पिछड़ते चले जाओगे। जो छोटे छोटी चीजें होती हैं वो हमें पिछाड़ देती हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि टॉपर्स ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, और ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, और उस पर अपनी मास्टरी कैसे रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम सबसे पहले टॉपर के रिजल्ट को ही हम पकड़ लेते हैं। तो ये लास्ट ईयर की टॉपर इशिता किशोर जो है, वो पिछली बार की आईएएस टॉपर रही हैं। उनकी ये मार्कशीट है, बड़े ध्यान से मेंस की मार्कशीट देखो। तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स वेरी करते हैं, आपका इंटरव्यू का पैनल क्या, आपका बोर्ड क्या है। आपके हाथ में जो चीज है, जो आपकी सक्सेस का बेस है, वो आपके मेंस के मार्क्स हैं। तो इससे पहले मैंने आदित्य के मार्क्स दिखाए थे जो इस बार के टॉपर हैं। इस बार हम पिछले आईएएस टॉपर इशिता किशोर के मार्क्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बार के टॉपर का जो ऑप्शनल था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, राइट? क्योंकि वो आईआईटी से पढ़े, और आईआईटी में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। ये तीनों को हम लोग कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो इन्हीं, ये आईआईटी के बड़े फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं। अब हम एक ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं। अब इनका जो ऑप्शनल है पीएसआईआर ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, राजनीति विज्ञान जिसे कहते हैं। तो पीएसआईआर में जो इनके नंबर है वो देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 2-3 सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल में आपके 300 प्लस मार्क्स हैं, 300 प्लस मार्क्स हैं, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपके ऐसे ऑप्शनल हैं जो जीएस में आपको हेल्प कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ये ऐसे कुछ ऑप्शनल हैं जिनका जीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि पीएसआईआर का पूरा सिलेबस जीएस पेपर 2 में है, पूरा जीएस पेपर 2 है।
और आप इनके जीएस पेपर 2 के मार्क्स देखिए, जीएस पेपर 2 के, राइट, 130 मार्क्स हैं, ठीक है, जीएस पेपर 2 के मार्क्स 130 हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे विच इज द चारों पेपर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसमें है? जीएस पेपर 2 में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो इस बार के टॉपर है उनके भी 300 प्लस मार्क्स हैं, जो पिछले साल की टॉपर है उनके भी 300 प्लस मार्क्स, जोड़ो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 311 मार्क्स दिख रहा है? हाँ, 313। अरे जोड़ लो भाई, 13 हो गया, ठीक है। तो 313 मार्क्स हमें यहां पर निकल कर आ रहा है। ऐसा क्यों? 300 प्लस मार्क्स आते ही, और अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शनल है जो जीएस में हेल्प कर रहा है, जैसे इसका रिलेशनशिप किसके साथ है? जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 के मार्क्स देखिए, चारों पेपर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? 130 में। तो हमेशा ऑप्शनल, अगर आप किसी एलीट इंस्टीट्यूट में, पहला रूल नंबर लिखो, तो अगर आप किसी एलीट इंस्टीट्यूट से, जैसे कोई मैथमेटिक्स आईआईएससी बेंगलुरु से आप पढ़कर आए हो, आईआईटी से हो, तो वहां पर आप जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, जो कोर वैल्यू सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके साथ आप जा सकते हो। अब मैं से मान लीजिए इस बार के टॉपर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया, अब आप कैसे, आप मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके टॉप करूंगा, और आपने किसी तरह से घसीट बसीट के जो है वो इंजीनियरिंग की है, तो ये नहीं काम करेगा। क्योंकि यूपीएससी में हम दूसरों की देखा देखी, जो सबसे बड़ा गलती होती है वो क्या होती है? दूसरों की देखा देखी, ठीक है, अदर्स रिजल्ट, ये सबसे बड़ी गलती है। कैसे ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए पहले बताता हूं, कि अदर्स रिजल्ट, अरे भाई वो फलाने ने टॉप किया है हम भी कर लेंगे, वो फलाने का, इससे पहले 2 साल पहले एक बच्चा था उसने मैथ से टॉप किया, बोला सर हम, एक बच्चा आया बोला मैं मैथ से जो है वो आई करना चाहता हूँ। क्यों? मैंने पूछा ऐसा क्यों, बहुत इंटरेस्ट है तुम्हारा ये? बोले नहीं वो ऐसा सिंपल पढ़ा, लेकिन आईएएस टॉपर ने मैथ लिया है तो हम भी मैथ्स लेंगे। अब थोड़ा सा इसको पलट के देखो, आईएएस टॉपर ने मैथ्स नहीं लिया है, उसने सही ऑप्शन लिया इसलिए वो टॉपर बना। इन दोनों का अंतर समझना, इन दोनों का अंतर समझने की कोशिश करना, कि उसने मैथ्स लिया, उसने सही ऑप्शन चूज किया जो उसका इंटरेस्ट था, तभी वो क्या बन पाया? आईएएस टॉपर बन पाया। तो पहली चीज, अदर्स का रिजल्ट देखकर नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि माई ओन स्ट्रैटेजी क्या है, माई ओन स्ट्रैटेजी। अब माई ओन स्ट्रैटेजी में अगला सेगमेंट क्या है हमारा? माई ओन स्ट्रैटेजी में, माई ओन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी चीज होती है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, कि आपको कैसे ऑप्शनल चुनना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है मेरा इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट क्या है? रुचि। अब इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बोले भाई हम भी ले ले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब आपसे 2 दिन पढ़ा नहीं जा रहा है। इसका रीजन ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल। दोनों के स्टैंडर्ड में अंतर होता है। जीएस का पेपर जहां 12th के या ग्रेजुएशन के लेवल का आता है, जो जनरल स्टडीज होती है, वहीं ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के या ऑनर्स लेवल का होता है। तो दोनों के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब मान लीजिए आप में से बहुत से लोग ग्रेजुएट नहीं है अभी यहाँ, या इसमें आएंगे, और आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ये क्या होगा? डिफिकल्टी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर हमें क्या करना होता है? हमें यहां पे बहुत ध्यान देना होता है कि ऑप्शनल में मुझे स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करनी है। जनरल स्टडीज में हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्या करते हैं? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यानी किसी चीज पर एक सामान्य दृष्टिकोण, कि भाई ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है, फलाना चीज हुई, भारत ने युद्ध के क्षेत्र में क्या किया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया, ये सिंपल सी बात हो गई। ऑप्शनल में स्पेसिफिक स्टडीज की जरूरत होती है। स्पेसिफिक यानी किसी भी चीज पर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एग्जांपल है, ज्योग्राफी में ले लो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो भाई ये हुआ कि पर्वत निर्माण प्रक्रिया, हिमालय कैसे बना, तो यहां आपको जनरल बताना है कि टेथिस सी था, वलन पड़ा, फोल्डिंग हुई, बन गया। यहां पर उससे रिलेटेड थ्योरीज देनी है। थ्योरीज देते हुए उसका क्रिटिसिज्म रखना है कि ये इन्होंने जो बात कही वो क्यों गलत है, इसकी बात सही है। सो इन दोनों के बीच में जो डिलीवरी है वो अलग अलग हो जाती है। कई बार ये स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, उसको लगता है अरे यार हम ज्योग्राफी वाला हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी है, ऑप्शनल तो हो ही जाएगा हमारा। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से,
लेकिन जब आप पीएसआईआर में जाते हैं तो आपको पॉलिटिकल थॉट्स रखने पड़ते हैं, आपको विचार रखने पड़ते हैं, उन विचारों को आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि विचार सही है, थॉट प्रोसेस सही है या नहीं सही है। क्लियर है? तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शनल आपको जब चुने तो इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जाकर पढ़ना पड़ेगा। अगर उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बोर हो जाओगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बोर हो जाओगे, और फिर क्या करना शुरू कर दोगे? रटना शुरू कर दोगे, और जैसे ही रटना शुरू कर दोगे वैसे ही तुम्हारा ऑप्शनल वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ऑप्शनल चुनना इतना क्रूशियल है, अगर आपको अपनी तबाही तय करनी, सिर्फ आप गलत ऑप्शनल चुन लीजिए बस, उसके बाद आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और अगर ऑप्शनल में आपके 300 प्लस मार्क्स हैं, आपको रिजल्ट में दिखाता जा रहा हूं, इस बार के अभी टॉपर का रिजल्ट देखेंगे, तो अगर आपका ऑप्शनल सही है और अगर आप 300 प्लस मार्क्स के लिए तैयार हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब सवाल है, पहली चीज हो गई मेरा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, दूसरा कैसे चुने, हाउ टू चूज ऑप्शनल। क्या टॉपर ने देखा तो मैंने मना किया कि आप टॉपर के मार्क्स मत देखिए, आपको एक बहुत गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। वो गोल्डन रूल क्या है, चलो इस पर जरा एक नजर डालते हैं, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें। वो गोल्डन रूल क्या हो सकता है, कैसे चुने ऑप्शनल, राइट? तो आप में से कितने लोगों ने ऑप्शनल चुन लिया है? क्या है आपका 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 बाकी लोग पीएसआईआर और हिस्ट्री, आप दोनों लोग अभी नहीं चुना है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम यहां पर बात करते हैं हाउ टू चूज ऑप्शनल। किसी भी ऑप्शनल को चुनने से पहले आप नियर अबाउट, जिन्होंने नहीं चुना है, जिन्होंने चुन लिया वो तो अलग हो गया कि उनका वो अपनी तैयारी शुरू कर, अभी बताऊंगा कि उसमें कैसे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। अब जैसे इस बार ज्योग्राफी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ज्योग्राफी सबसे ज्यादा सिलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हम और चीजों पे देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने ऑप्शनल नहीं चुना और आपको कंफ्यूजन है कि मेरा ऑप्शनल क्या होना चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो पहला किसी ने कहा कि ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तब हेल्पफुल होगा जब आपने ग्रेजुएशन ईमानदारी से की है, ये भी बात आप समझिएगा। अब आपने कुंजी पढ़ी है, आपको नहीं पता क्या है, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ऑप्शनल में तब लेंगे जब पहली बात तो वो स्कोरिंग हो और दूसरी बात आपका इंटरेस्ट हो उसको पढ़ने में। आपने उसको कुंजी से नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और आपने बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन ग्रेजुएशन में किया है, तो ये तो आप ही जानोगे कि आपने उसको कैसे पढ़ा है, टाइम पास करके पढ़ा है, मन लगा के पढ़ा है, या बस पास होने के लिए पढ़ा है। तो अगर आपने उसको पास होने के लिए पढ़ा है तो उसके साथ मत जाना। तो ऑप्शनल कैसे चुनते हैं? सबसे पहले कोई भी 3 नियर अबाउट 3 ऑप्शनल चुन लो, कोई भी जो भी तुम्हें लग रहा है कि हिस्ट्री ही है, ज्योग्राफी है, पीएसआई है फॉर एग्जांपल, तो आप 3 ऑप्शनल कोई भी डिसाइड कर लो कि भाई मेरे ये 3 ऑप्शनल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, ये मेरे 3 ऑप्शनल हैं जो जरूरी है मेरे लिए और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए भाई हमने कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने 3 ऑप्शनल चुने, कोई भी आप, कोई भी ए बी सी आप चुन लो जो आपको लग रहा है कि तीनों, तो ए कैसे इसको चुनना है, इंटरेस्ट मेरा क्या है सबसे पहले, कि क्या ये मेरे इंटरेस्ट का है, ठीक है, स्कोरिंग कैसा है, ये क्या इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्या इससे रिजल्ट अच्छा निकल कर आ रहा है। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली अवेलेबल है, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखोगे तो इस बार ज्योग्राफी का बड़ा अच्छा खासा नंबर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत अच्छा है। तो अब आप क्या हुआ, चले गए नेक्स्ट। इसके बाद इसका जो थर्ड है कि इसके टीचर और इसकी बुक्स कितनी अवेलेबल है, ये भी बड़ा जरूरी है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे स्पेसिफिक किसी टीचर के साथ, ऑप्शनल तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा किसी टीचर के साथ ही इसकी पढ़ाई करो, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। अब दूसरा सेगमेंट होता है कि बुक्स का मतलब होता है लैंग्वेज। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं इकोनॉमिक्स लूंगा, मैंने कहा कोई मना ही नहीं है, ले लो, बिल्कुल ले लो। तो बोला कि मैं हिंदी माध्यम से लेना चाहता हूं। मैंने कहा एक काम करो, मैं चाहूं तो तुम्हें बोल दूं कि हाँ हिंदी माध्यम से ले लो, लेकिन एक काम करो मार्केट में चले जाओ और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो हिंदी में ढूंढ लो इकोनॉमिक्स की। गया, 1-2 दिन भटकता रहा, 1-2 किताबों को छोड़कर उसको बुक्स मिली ही नहीं हिंदी में। तो मैंने कहा जो तुम्हारे पास बुक्स ही नहीं रहेंगी पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास मटेरियल ही नहीं रहेगा, तो तैयारी कैसे करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि जब आप कोई ऑप्शनल लें
तो आप कोशिश करें कि उसकी लैंग्वेज पे भी ध्यान दें, आपका लैंग्वेज के। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब आप हिंदी मीडियम से और आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, बस उसके बाद तो आप जान रहे हैं क्या होगा। आप चारों तरफ ढूंढेंगे कि कहाँ अनुवाद मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए जो हिंदी में हो, आपको पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगी, क्योंकि ये बायोलॉजी से डेरिवेट सब्जेक्ट है और ये साइंस के सब्जेक्ट हमेशा इनका एक अलग ही मीडियम होता है। तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा मेरा मीडियम क्या है, राइटिंग मीडियम मेरा क्या है, मुझे पढ़ने के लिए बुक्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, मुझे टीचर अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ये सारे फैक्टर्स आप ध्यान रखोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। डन। तो इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आपने कोई भी 3 ऑप्शनल चुन लिया, बिल्कुल गोल्डन रूल बता रहा हूं, गलती नहीं करोगे। 3 ऑप्शनल आपने चुन लिए, 3 चुना। अब आपको क्या करना है, सिंपली upsc.gov.in पर जाना है, .gov.in, इस पर गए और प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में दिया हुआ है, इसमें डाउनलोड कर लीजिए इसको, कोई भी 3 ऑप्शन में जो आपके इन तीनों क्राइटेरिया को जरूरी कर, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये तीनों क्राइटेरिया को जो चीज देख रहा हो, राइट, अभी एक एक करके मैं अपने गोल्डन रूल को बता रहा हूं, इसमें आप कभी गलती नहीं करोगे। पहला, इंटरेस्ट में है और ग्रेजुएशन में अगर है तो आपने ग्रेजुएशन ढंग से पढ़ी है, सिर्फ आप जानते हैं, आपने किसी एलीट इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कुछ भी किया है। दूसरा, इज इट स्कोरिंग और नॉट, आप देखिए इसके मार्क्स के, जैसे इस बार आपने निकाल के देखिए, एंथ्रोपोलॉजी अच्छा चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी अच्छा चल रहा है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो रहे हैं। कई बार हम केवल टॉपर पे देखते हैं, तो टॉपर तो एक है ना, जैसे ज्योग्राफी काफी ज्यादा सिलेक्शन दिया है, तो उसमें मेरा ज्योग्राफी में मेरा इनपुट कितना जा सकता है। इसके बाद मान लो PSIR हो गया, PSIR अच्छे खासे ऑप्शन जो है वो सिलेक्शन दे रहा है, तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस दे रहा है। तो आप, इसके बाद मेरे टीचर और बुक्स कितनी अवेलेबल हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि मुझे आप सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे अपना वैल्यू एडिशन करना है, तो मैं बुक्स ही नहीं मेरे पास, तो कैसे पढ़ूंगा। अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हिंदी में किताब निकालिए, ढूंढिए आप, तो मिलेगी आपको किताब, नहीं मिलने वाली है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आप गए upsc.gov.in पे और पिछले 5 सालों का इन तीनों को जो आपने इसके क्राइटेरिया पे फाइनल किया, कुछ भी फाइनल कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, मैथ्स कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, जो भी आपका मन करे, आप 3 ऑप्शन निकालिए, ठीक है, जो आपको पसंद है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप गए और पिछले 5 सालों का पेपर निकालिए, प्रिंट आउट ले लीजिए उसका, या अगर आपके पास टैब है तो टैब ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप गए उसमें, तो अब जब आप गए और वहां पे आपने क्वेश्चन देखना शुरू किया, आपको लग रहा है कि आपके जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे किसके क्वेश्चन आपको फ्रेंडली लग रहे हैं, या कितने क्वेश्चन आप अभी भी बिना स्पेसिफिक पढ़ाई किए आप जनरल उसकी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसकी राइटिंग कर सकते हैं, कितने लोगों के माध्यम से। तो सिंपल आपको यह करना है कि 5 साल का क्वेश्चन इसमें उठाया और 5 साल का क्वेश्चन उठाने के बावजूद आपने उसको जो है क्या किया, क्वेश्चन आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि आपने जब क्वेश्चन लगाया तो देखा कितना फ्रेंडली मेरे से क्वेश्चन हो पा रहा है, कितने आसानी से। आपको इसमें 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन आप गलत ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। फिर इस शीट को तैयार करिए कि कौन से टीचर के साथ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, आप मार्केट में ढूंढिए, किंडल पे ढूंढिए, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है, मेरी लैंग्वेज में बुक्स हैं कि नहीं है। जैसे आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी में वो बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये पहला फंडा है ऑप्शनल चुनने का। तो इन 3 में से जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, मान लीजिए 1 2 3, कि इसके क्वेश्चन मेरे से आसानी से मुझे समझ में आ रहे हैं, इसकी भाषा मुझे समझ में आ रही है, और ऊपर के मेरे क्राइटेरिया में बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरी लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अच्छे अवेलेबल हैं, रिजल्ट, ये स्कोरिंग का मतलब होता है रिजल्ट इसका ठीक आ रहा है, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें शो हो रहा है। तो इंटरेस्ट के बेस पे आपने 3 उठाया, उसमें से जो बेस्ट है वो आपने पिक कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल पबैड हो गया, तो पबैड का पिछले कुछ सालों से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, तो पिछले कुछ समय से पेपर जो इसका सेट हो रहा है वो बहुत टफ सेट हो रहा है, और पिछले 4-5 सालों से इसका रिजल्ट बहुत डाउन जा रहा है।
तो ये पैटर्न है, ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूं और मेरे फेवर में मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ये आपने देखा देखी टॉपर से कि भाई टॉपर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली है, मैं भी ले लेता हूं। अब पता चला इलेक्ट्रिकल में आपको इंडक्शन मोटर कैसे ऑन होता है, हमने कहा ब्रर ऐसे ऑन होता है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला ना, आपको तो वो चीजें आनी चाहिए। सो बेस्ट गोल्डन फॉर्मूला है कि आप इस गोल्डन फॉर्मूले के साथ काम करें और पहले ऑप्शनल इसके बेसिस पर चुनें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप कोई भी एक ऑप्शनल हफ्ते भर लगेगा, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप इसकी कोई एक किताब उठा लो, कोई भी या मटेरियल उठा लो, जैसे मान लो ज्योग्राफी है, तो आप उसको पढ़ना शुरू करो कि क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या इसके क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आप ये देखो कि मेरी राइटिंग स्किल कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल में मास्टरी करने के लिए राइटिंग स्किल का होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि टीचर ने लिखा दिया, नोट डाउन कर लिया और हम इसके टॉपर बन जाएंगे। तो यहां पर जो है वो एक सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। और राइटिंग स्किल पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका बहुत ढेर सारा काम हो जाएगा। अब राइटिंग स्किल में क्या होता है, ऑप्शनल में एक अलग तरह की आंसर राइटिंग चाहिए होती है। ऑप्शनल मैंने बताया कि स्पेसिफिक, कैसी, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही खास तरह की राइटिंग करनी होती है, जहां हमें उसके कोट्स को लिखते हुए बात करनी होती है। सिंपल, जैसे ज्योग्राफी की बात करें या पीएसआईआर की बात करें, तो जब आप पीएसआईआर में फॉरेन पॉलिसी बताओगे तो आप फॉरेन पॉलिसी जब जीएस में लिखते हो तो उसको अलग तरीके से लिखते हो कि सिंपल ऐसा ऐसा हुआ अभी हाल में लुकिस्ट पॉलिसी G20। लेकिन जब आप पीएसआईआर में फॉरेन पॉलिसी लिखोगे तो फॉरेन पॉलिसी के वेस्टर्न और इंडियन दोनों के जो फिलोसफर्स हैं, जो जिन्होंने कोट्स किए हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को लिखना पड़ेगा। केवल विदेश नीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इससे काम नहीं चलने वाला। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर विदेश नीति के बारे में क्या क्या कहा है, उनके कहने में क्या अच्छाई और क्या कमियां हैं, ये आपको लगातार बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप इस तरीके से ऑप्शनल चुनते हो तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। अब सवाल है कि सभी टॉपर में एक खास बात है कि सभी ने 300 प्लस मार्क्स टच किए हैं, तो मेरी 300 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जानना चाहते हो कि 300 मार्क्स मैं कैसे ला सकता हूं, 300 प्लस मार्क्स मैं कैसे ला सकता हूं। ठीक है, ऑप्शनल में, ऑप्शनल का सिलेबस है किसी के पास, लो। अब हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा सर मेंस में आंसर लिखने के लिए साधारण शब्दों का प्रयोग में ज्यादा नंबर मिलेगा या कम। साधारण असाधारण नहीं होता है, दोनों की राइटिंग स्टाइल और दोनों के अप्रोच में डिफरेंस होता है। और अप्रोच में डिफरेंस ये है कि जनरल स्टडीज में आप सामान्य रूप से लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शनल का पेपर लिखेंगे तो आपको कोट्स करने होंगे, आपको थ्योरीज देनी होंगी, आपको प्रिंसिपल्स बताने होंगे। अगर आप वो नहीं बताते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको बताता हूं कि 300 मार्क अगर ऑप्शन में आपको लेने हैं तो कैसे आप लेंगे, टॉपर कैसे इसको प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, आपके पास हर समय कम से कम 3 सेट ऑफ सिलेबस होना चाहिए। 3 सेट ऑफ सिलेबस। नंबर 1, 3 सेट ऑफ सिलेबस। यानी एक सिलेबस जो भी आपका ऑप्शनल है उसका 3 सेट प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, 3 सेट प्रिंट आउट होना चाहिए। कैसे? एक जो आपका बैग है, जो आपके साथ कैरी करेगा डेली, आप उसको एक बार पढ़ेंगे। नंबर 2, आपका जो हॉस्टल रूम है वहां पर वो चिपका होना चाहिए, अलग अलग फाड़ के दीवार पे चिपका होना चाहिए। और मैं जो कह रहा हूं गोल्डन रूल, अगर आप 300 नंबर लाना चाहते हो तो जो चीज बता रहा हूं वो पहले बात ध्यान से सुनो। ठीक है, और एक आपके जो क्लासरूम है इसमें आपकी डेस्क पे हमेशा होना चाहिए कि जब भी ब्रेक हो आप इसको पढ़ेंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शनल 300 प्लस मार्क्स क्यों आ रहे हैं? आप देखिए टॉपर के ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स हैं और जीएस में 100 से कम है। उसका रीजन ये है
कि जो ऑप्शनल का सिलेबस होता है वो काफी हद तक स्टैटिक होता है। इसके सिलेबस में ही इसके मार्क्स का राज छुपा हुआ है। ऑप्शनल का पहला रूल क्या होता है, और गोल्डन रूल, और वो होता है कंप्लीट द सिलेबस। अगर तुमने सिलेबस के हर पॉइंट को टच कर लिया, मतलब मार्क करते हुए, टीचर भी क्लास में तो मार्क करेंगे, लो सिलेबस दो मुझे, लो शाबाश बेटा, हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है इनके पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहली बात तो इसको रोज पर, इसका 3 सेट तुम्हारे पास होना चाहिए। एक, इसको फाड़ो, ये जो सिलेबस है, और फाड़ के इसको दीवार पे चिपका दो, इसलिए क्योंकि आंखों के सामने रहे, इसको हमेशा देखना है। इसके सिलेबस में ही इसकी सफलता का राज है। और आज आप लिख लो, जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनके लिए 300 मार्क्स लाना बहुत आसान है। इसके सिलेबस में ही इसकी सफलता छुपी हुई है, ये स्टैटिक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 में लिखा है, सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक मॉन्यूमेंट्स, यानी अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्य और शोध। ये इनका पहला हिस्ट्री ऑप्शनल का इनका सिलेबस है। या कोई और भी आपका ऑप्शनल हो तो उसको हम करते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो बच्चे गलती करते हैं, सीधे क्लास में चले गए, टीचर जो बोलता जा रहा है उसको लिख लिया। 1 साल तो वो खाली नोट्स बनाने में लगाते हैं कि वो जो टीचर बोल रहा है उसको सुंदर सुंदर कई कलर में लिखना है, भाड़ में क्या क्या लिखा है क्या नहीं पढ़ा, और इसी वजह से ऑप्शन हो जाता है आपसे गड़बड़। तो पहला क्या काम करना है, पहली बात तो सिलेबस को 3 जगह रखना है। एक क्लास में हमेशा होना चाहिए, एक हॉस्टल रूम में, और एक बैग में होना चाहिए कॉपी। इतना तो अफोर्ड कर सकते हो। अब क्या करना है, 3 कॉपी क्यों, एक दीवार पे चिपका दिया, एक में गोजागाजी करनी है, एक साफ सुथरा रखना है, एक में गोजागाजी करनी है। जैसे पहला जो फॉर्मूला होता है, गो थ्रू सिलेबस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसको इतनी बार तुम्हें पढ़ना है कि तुम्हें ये एकदम याद हो जाए, राइट, ये याद हो जाए। लिटरेचर सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। तो तमाम तरह के प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, क्या लिखा हुआ है, इसके कौन कौन से शब्द हैं, बार बार पढ़ना है। गोल्डन रूल बता रहा हूं, पहला काम होता है सिलेबस को बार बार पढ़ना। सिंधु घाटी सभ्यता, ओरिजिन, डेट, एक्सटेंट, कैरेक्टरिस्टिक, डिक्लाइन, सर्वाइवल, सिग्निफिकेंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब एक कॉपी जो तुम्हारे पास रहेगी क्लासरूम वाली, उसके साथ क्या करोगे, एक एक शब्द को अलग अलग करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक द सिलेबस। सेकेंड स्टेप होगा ब्रेक द सिलेबस। पहला था रीड द सिलेबस, और दूसरा होगा ब्रेक द सिलेबस। अब ब्रेक द सिलेबस में क्या है, बड़े ध्यान से सुनो इस पे। जो भी इसका मान लो पहला टॉपिक है, पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक के सब टॉपिक हैं। जैसे मान लो लिखा था ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, तो अब आप इसको घेरोगे और इसकी एक सिलेबस कॉपी बनाओगे, एक पतली सी कॉपी बनेगी। ओरिजिन का क्या मतलब है, हाउ टू डिफाइन ओरिजिन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओगे, छोटे छोटे। कम से कम रूल होता है 1:5 रूल, 1:5 रूल। क्या है 1:5 रूल, ये समझने की कोशिश करो। बहुत, ये गोल्डन रूल है, जिसने इसको फॉलो कर लिया सिलेबस ऑप्शनल उसका है। 1:5 रूल, राइट, 1:5 रूल। अब क्या करना है 1:5 रूल में, जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओरिजिन है, तो ओरिजिन को लेकर आपको 5 कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, 5 क्वेश्चन डेवलप करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन, वेयर इट ओरिजिन, और इसके लिए सिंपल एक तरीका है, 7 तुम्हारे पास नौकर होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आईएएस टॉपर अदापा कार्तिक कहते हैं आई हैव 7 सर्वेंट्स, जिनके दम पर मैंने आईएएस टॉप किया, आईएएस टॉपर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं मेरे 7 बहुत परम भक्त हैं जिसके माध्यम से मैंने टॉप किया है। व्हाट, क्या, वेयर, कहां, हाउ, कब, कैसे, व्हेन, whom,
किसका, राइट, वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, राइट। और भी कई क्वेश्चन तुम बना सकते हो। वाई, क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट है वाई। अगर हम किसी चीज में, वो कहते हैं कि मेरा एक काम था, ये मैं आईएएस टॉपर का बता रहा हूं, आईएएस टॉपर ने बताया अपने सेमिनार में कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी मेरे पास कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट को मैं इतने पार्ट्स में तोड़ देता था। ये क्या है, क्यों है, कहां है, किसके लिए है, कब है, व्हेन, राइट, क्यों है ये, व्हेन है, कब है ये, मैं इसको तोड़ देता था। और तोड़कर मैं किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेता, आगे चलकर वो आईएएस टॉपर बने। तो आईएएस टॉपर वो इसलिए बने क्योंकि उनको आईएएस टॉपर बनने के तरीके पता थे। तो अगर हमें भी आईएएस टॉपर बनना है, हमें भी टॉप रैंक में आना है, तो मेथड अपना लो। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, 1:5 रूल बताया, बहुत गोल्डन रूल है। तो ऑप्शनल में ये इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। आप कुछ दिन आजमा के तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट उठाया आपने, ठीक है, मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी की कैरेक्टरिस्टिक। अब आईवीसी की कैरेक्टरिस्टिक में 5 पॉइंट्स बना लो, सिर्फ 5 क्वेश्चंस बना लो। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है। वेयर दीज कैरेक्टरिस्टिक फाउंड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहां मिली, हु सर्च, हु एक्सकेवेटेड, किसने इन कैरेक्टरिस्टिक को खोजा, ठीक है। वेयर, कहां कहां, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो है चाहुंदाड़ो, कालीबंगन, कहां कहां मिला। तो आप सिंपली जैसे ही आपने इस कॉन्सेप्ट को 1/5 में कन्वर्ट कर देना। 1:5 रूल, बड़ा बड़ा लिख लो, 1:5 रूल, 1:5 रूल। और इस सिलेबस को एक कॉपी में एक एक चीज उठाओ और इसको ब्रेक कर दो। अब जाओ क्लास में और जैसे टीचर पढ़ाना शुरू करे अपडेट करना शुरू कर दो। देखो कि कोई चीज मेरी छूट तो नहीं रही है, और आपका इसमें इंटरेस्ट जनरेट शुरू हो जाएगा। आप किताब भी पढ़ोगे, बुक भी पढ़ोगे, तो यहां से ये चीजें निकाल लोगे। क्लियर है? अगर ये 1:5 गोल्डन रूल आपके साथ है, नोबडी कैन स्टॉप यू। स्टूडेंट तो सिलेबस नहीं पढ़ता है, और ये रूल अगर आपने तैयार कर लिया, मैंने बताया सिलेबस के 3 पार्ट होने चाहिए, एक कमरे की दीवारों पे चिपका लो, बार बार पढ़ो। और ऑप्शनल में सिलेबस से बाहर निकलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस के साथ, जिसने सिलेबस की एक एक वर्ड को कंप्लीट कर लिया, सिलेबस शुरुआत जहां हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। यही रीजन है कि जितने भी टॉपर हैं वो ऑप्शनल पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोगों को भी वो फोकस करना चाहिए। दूसरा, सिलेबस हमेशा एक पार्ट आंखों के सामने, जैसे आदत डाल लो, एक छोटी छोटी आदतें हैं कि जब हम ब्रश करेंगे तो सिलेबस के सामने खड़े होकर करेंगे, है ना। छोटी चीज, 5 मिनट ब्रश करते होगे तो 5 मिनट आज हम एक पार्ट देखेंगे, पेपर 1 का एक पार्ट देखेंगे। छोटी सी बात कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है तुम्हारे लिए कि जितनी देर ब्रश करेंगे, आदत डाल लेते हैं कि ब्रश करते करते या चाय पीते पीते हम किसी भी हालत में हम एक बार सिलेबस पे नजर जरूर डालेंगे, स्पेशली जो चल रहा है उसको जरूर पढ़ेंगे। फिर स्टिक नोट उठाया, 1:5 रूल अपना दिया कि हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के 5 डायमेंशन क्रिएट करके उसके बगल में चिपका देंगे। मान लो टीचर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाना शुरू किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कहां हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा इसको बनाया गया, कहां कहां हुआ, किसने खोजा, जो भी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज इसको प्रेजेंट टाइम से कैसे जोड़ सकते हैं। सिंपली 5 तरह के क्वेश्चन बनाकर, और इसमें हेल्प मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। 10-15 सालों के क्वेश्चन पढ़ डालो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। मार्केट में बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं जो ऑप्शनल के क्वेश्चन देती हैं, एक साथ क्वेश्चन वो बना के दे देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ डालो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्वेश्चन आया है, फलाने से क्या क्वेश्चन आया है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम 360 डिग्री में क्या कर रहे हैं, आज आपने देखा, कल मैंने आपको रेफरेंस बताया, क्लास कितना बड़ा डिजास्टर कर रही थी कि डुअल सिटीजनशिप और
जियोपार्डी के बीच का अंतर नहीं पता। सोचो आप 15 नंबर फूंक के चले आते, तो अब जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऑप्शनल में तो ये गोल्डन रूल है, क्योंकि ऑप्शनल में स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा है। जो छप गया वो छप गया, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला। हार्डली 10% इधर उधर होगा, वो भी पेपर 2 में। पेपर 1 में तो सारे ऑप्शनल का पेपर 1 बिल्कुल फ्रीज है। पेपर 1 का अगर आपने सिद्धांत पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन डेरिवेट कर लिए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपने कवर कर लिया, कोई आपको हिलाने वाला नहीं है, कोई आपको हिलाने वाला नहीं। आपको एक चीज दिखाता हूं, इस रिजल्ट में एक चीज और देखो बड़े ध्यान से। ये है पेपर 1 और ये पेपर 2। पीएसआईआर का पेपर 2 बहुत डायनेमिक होता है। अगर आपकी करंट अफेयर्स पे अच्छी कमांड है तो पेपर 2 में अच्छे मार्क्स उठा सकते हो, और अगर आपका करंट अफेयर्स कमजोर है तो पेपर 2 आपका निकल जाएगा, क्योंकि पीएसआईआर का पेपर 2 बहुत डायनेमिक माना जाता है, बहुत करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। पेपर 1 में कंप्लीटली सिद्धांत है, बहुत कठिन कठिन सिद्धांत है, फिर भी 147 मार्क्स। क्लियर? तो ये हमें बताता है कि अगर हम केवल सिलेबस टू सिलेबस कवर कर लें तो भी हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर हम इसके साथ पेपर 2 में करंट अफेयर्स जोड़ दें तो हमारे मार्क्स और ज्यादा बूस्ट कर जाएंगे और ज्यादा जंप हो जाएंगे। तो ये फंडामेंटल आपको यूटिलाइज करना है, याद रहेगा ये। तो उसके लिए आपको सिलेबस टू सिलेबस ही जाना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस टू सिलेबस जाते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी यहां रोक नहीं सकता है। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, एक रूल लिखो, तुम लोग लिख नहीं रहे हो, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, गोल्डन रूल बता रहा हूं, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो लिखेंगे। यानी ऑप्शनल में अगर सक्सेस पानी है, अगर ऑप्शनल में आपको 300 प्लस मार्क्स गेन करना है तो पढ़कर नहीं लिखना है। जीएस में क्या होगा? पढ़कर लिखना है, पढ़कर लिखना है। ये फॉर्मूला लिख लो, जीएस में मार्क्स करके पढ़कर लिखना है। ऑप्शनल में क्या फॉर्मूला चलेगा? लिखकर पढ़ना है, लिखकर पढ़ना है। रीडिंग व्हाइल यू राइटिंग, ये अंतर समझ लेना। अगर ये अंतर समझ में आ गया तो ये गोल्डन रूल है, इसको लिख लो। 300 मार्क्स अलग अलग फॉर्मूले पे चलता है। जीएस का फॉर्मूला ये है, ऑप्शनल का फॉर्मूला ये है। ऑप्शनल बिल्कुल सिलेबस के फ्रेम में होता है, राइट? और जीएस में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पढ़िए और लिखिए, इसमें लिखकर पढ़ना है। आप जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसको राइटिंग करनी है। ऑप्शनल में जो जितनी ज्यादा राइटिंग करेगा वो उतना ज्यादा मार्क्स के पास पहुंचेगा। गोल्डन फॉर्मूला। अगर आप किसी भी पल, इसको एक कोट करके लिख लो कहीं बड़ी सी जगह पे, ये हमेशा अपने आप को याद दिलाना। क्योंकि क्या होता है, जैसे तुम लोगों की आदत है कि टीचर कुछ बोल रहा है, अभी मैं देख रहा हूं 2-4 बच्चे नए आए हैं गुरुकुल में, तो वो राइटिंग नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे। और गुरुकुल में नियम है कि हम क्या बोलते हैं, कानों से देखना और हाथों से बोलना। हमारे यहां अलग अलग नियम चलते हैं। हाथों से बोलना यानी जो कुछ भी बोलना है वो लिख कर बोलना है। तो अगर आप लिख कर पढ़ते हैं तो आपके लिए ऑप्शन बहुत आसान है। ये अंतर जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना तुम सफलता के पास पहुंचोगे। 300 मार्क्स आपके हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? और गुरुकुल में अब आप सोचिए, जिन लोगों ने ऑप्शनल तय कर लिया है वो इस मेथड पे तैयारी शुरू करें। आज से उनके जो सिलेबस 3 पार्ट में होना चाहिए, ठीक है, हर समय। क्लियर है? एक आपके कमरे में चिपका होना चाहिए, फाड़ के इसको चिपका दो। दूसरा क्या सिखाया? सुबह ब्रश कैसे करना है या बाल झाड़ना है जब आप सिलेबस के सामने खड़े हो। एक रीडिंग करनी ही करनी है। दूसरा, एक पार्ट बैग में होना चाहिए हमेशा। तीसरा, हर पार्ट के 5-5 1 into 5 रूल, कि आप इसको कई पार्ट्स में तोड़ लीजिए।
और जब 1:5 रूल आप यूज करेंगे तो ये ऑप्शनल आपका 5 टाइम्स टूट जाएगा। और लास्ट रूल मैंने आपको बताया कि जीएस को पढ़कर लिखना है और ऑप्शनल को लिखकर पढ़ना है, याद रहेगा। अगर इस तरीके से ऑप्शनल हम चुनते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएंगी। और ऑप्शनल में 300 प्लस मतलब ही है कि आपकी सिलेक्शन की गारंटी है। अब आप सेगमेंट में आ जाएंगे। ऑप्शनल आपको यूपीएससी में घुसा देता है कि चलो भैया हो गया। एसए और एथिक्स के मार्क्स आपकी रैंक बना देते हैं कि भाई अब आप टॉप 100 में है, टॉप 50 में है, टॉप 10 में है। तो ये दो तरीके से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दो तरीके से सिलेक्शन होता है। क्लियर। जीएस में भी बाकी के 3 पेपर में अपनी स्ट्रेंथ ढूंढना होता है कि मेरी स्ट्रेंथ, जैसे मान लो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी पेपर 1 में, जैसे श्रुति के मार्क्स में। तो श्रुति का ऑप्शनल हिस्ट्री था तो उसको पेपर 1 में एडवांटेज मिल गया। इशिता का पीएसआईआर था तो उसको एडवांटेज मिल गया पेपर 2 में। तो ऐसे ही अगर आपका ऑप्शनल जीएस से रिलेटेड है तो आपको जीएस के किसी ना किसी पेपर में एडवांटेज मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एथिक्स में मार्क्स को गेन करने में लगा दो। सो ये स्ट्रैटेजी है कि हम साहब प्री मेंस तैयार कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने जाने वाला होता है, उन्हें पता ही नहीं कि उनको तैयार करना क्या है। प्री और मेंस में बहुत कुछ है, प्री और मेंस में स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है, जीएस भी है, ऑप्शनल में भी है, लिटरेचर भी है, सब कुछ पढ़ना है हमें। सो स्ट्रैटेजी बाय स्ट्रैटेजी हमें चलना है। क्लियर है। तो अभी किसका किसका जो है वो सेगमेंट तैयार हुआ, किसका किसका सेगमेंट तैयार हुआ ऑप्शनल का। अभी और कोई डाउट है तो ऑप्शनल में आप पूछो कि हमें ऑप्शनल में डाउट हो रहा है कि हमें ये चीज तैयार करनी है। पेपर 2 में कुछ नयापन आता ही है। अभी जैसे अभी आपने देखा कि कुछ नई खोज हुई है, कुछ नई थ्योरी आई है, कुछ नए आर्गुमेंट्स। हिस्ट्री में तो इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है क्योंकि लेफ्ट विंग से राइट विंग ट्रांजिशन हो रहा है। तो आपको नजर रखनी है, जैसे एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हो रहा है तो कहां बदलाव हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, तो वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ आपको पेपर 2 में देखने को मिलेगा। पेपर 1 में काफी कुछ जो है वो चीजें स्टैटिक चलेंगी। ठीक है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है और डरना नहीं है। लेकिन आपका सबसे गोल्डन रूल है सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट करना है। अगर ये हो गया नोबडी कैन स्टॉप यू। हर चीज का है, लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश। हाँ, पीएसआईआर का है, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये पुराने ऑप्शनल है, इनका मौजूद रहता है। ठीक है। तो जैसे कुछ बेसिक बुक से पढ़ना भी शुरू करो। जैसे आपको लग रहा है कि पीएसआईआर आपने फाइनल कर लिया है तो सबसे पहले फाड़िया एंड फाड़िया की बुक आती है, ओपी गाबा। तो ओपी गाबा में पहले एक बार एक किताब लाके पढ़ना शुरू करो कि पॉलिटिकल थॉट्स मुझे कितना समझ में आ रहा है। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक अपनी शुरुआत हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो गुरुकुल 2 ईयर बैच को हमें देश का सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला बैच बनाना है। इसीलिए मैं ये ओरिएंटेशन कर रहा हूं कि आपसे कोई गलती ना हो। और ऑप्शनल की गलती का मतलब होता है अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना, उसके बाद हम भी कुछ नहीं तुम्हारे लिए कर सकते। और ऑप्शनल याद रखना, लास्ट रूल तो बताना ही भूल गया कि ऑप्शनल हमेशा 2 बार पढ़ना होता है। कई मेरे पास बड़े दिग्गज फन्ने खाए हैं कि सर वो 3-4 महीने में ऑप्शनल तैयार हो जाएगा क्या। ऑप्शनल का चाहे आज कहो चाहे आज से 2 साल बाद मुझे मैसेज कर देना। उजांग सर ने सही कहा था कि ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, कम से कम। पहली बार चाहे कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा दे, पहली बार तो केवल हवा हवा लगेगी कि हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि इसका सिलेबस ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। जब तुम दूसरी बार इसको पढ़ते हो तब तुम इसको ग्रैब करना शुरू कर देते हो। तो ऑप्शनल कभी मत सोचना कि एक बार में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार पढ़ने का समय तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी आप ऑप्शनल में मास्टरी कर पाओगे। और जो लास्ट रूल बताया है कि ऑप्शनल को लिख कर पढ़ते हैं, तो ये नियम अगर याद है सो स्वागत है 300 प्लस क्लब में। और 300 प्लस क्लब तुमने टच कर लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकती है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये रूल आपको लेकर चलना है और गुरुकुल में ये सारी चीजें जो है वो हमारी मेंटेन रहनी चाहिए, याद रखिएगा। आप लोग अपनी क्लासरूम को मेंटेन करके चलिए। और ऑप्शनल अगर अभी भी कोई डाउट है, जैसे ऑनलाइन भी है, तो जितने भी हमारे टीचर्स हैं उसके, जैसे पीएसआईआर में हमारे साथ एक ऑफिसर आज से जुड़ रहे हैं, आज शाम से उनकी क्लास है,
ठीक है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो वो PSIR पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ भी आ सकते हो। और जो ऑनलाइन है वहां जाके सबके डेमो देख सकते हो, जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, सिलेबस क्या है, उसका एनालिसिस क्या है। और जिन लोगों ने ले लिया है वो पहले तैयारी करना शुरू कर। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बार आपको ऐसा होता होगा कि जब कोचिंग ले ली है तो हमें पढ़ने की, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर ऑप्शनल में 1, 2 से 3 यूनिट ऐसा होता है जिसमें सेल्फ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे PSIR है, तो जब तक आप OP गाबा को नहीं पढ़ोगे तब तक पॉलिटिकल थॉट नहीं पढ़ोगे। जैसे P दयाल हो गए या सविंदर सिंह हो गए, जियोमॉर्फोलॉजी, तो चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल तुम्हारा क्यों ना हो, NCERT और 3 चीज़ें, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, ये 3 यूनिट आपकी बुक से पढ़ी होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। तो चाहे हिस्ट्री क्यों ना हो, हिस्ट्री में चाहे KC श्रीवास्तव, ठीक है, प्राचीन भारत हो गया, या झा श्रीमाली हो गया, विपिन चंद्रा हो गया, ये सेल्फ रीडिंग इसमें आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे, कुछ नया राइटिंग करने के लिए दे पाओगे। क्लियर है? तो अगर आप लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो सभी लोग डेमो क्लासेस मांग लो, कि पहले हम बैठ के यहां से देखते हैं। हो जाएगा? चलो, अगर तुम शुरू कर चुके हो तो यू कैन स्टार्ट। अगर डिसाइड, जैसे क्या होता है, हम क्यों तत्काल नहीं बोलते हैं, जैसे मान लो आप आए GS पढ़ना शुरू किया, आपको पता है ना ब्लैंक है ऑप्शन में, तो हम कहते हैं समय लो, कि भाई हिस्ट्री के टीचर से मिलो, पॉलिटी के टीचर से मिलो, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप शुरू होता है। लेकिन अगर तुम इतने अवेयर हो कि तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, तो आपको फिर अब उसमें शुरू हो जाना चाहिए। वो 1 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड हमने लिया था, कि जैसे कई लोग बिल्कुल ब्लैंक आते हैं कि भाई आफ्टर 12th हमें नहीं पता कि क्या लेना है, बट व्हेन यू डिसाइडेड, तो तरीका मैंने बता दिया कि सिलेबस के 3 पार्ट किनारे करो, सिलेबस को बार बार पढ़ो, मास्टरी करो, हर पॉइंट के 5 पॉइंट निकालो, 1:5 रूल यूज करो। टीचर के साथ अगर जुड़ गए हो तो जुड़कर वो काम शुरू कर दो, कि 2 साल में मेरा बेस रेडी हो जाए, और छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दो। एक अलग कॉपी बनाओ एंड स्टार्ट राइटिंग। क्लियर है? और जिनको नहीं पता कि क्या ऑप्शन लेना है, वो छोटे छोटे, अभी मैंने जैसे बताया कि आप चले गए ऑनलाइन में, आपने डेमो क्लास ले ली, 3 पहले फाइनल करो, कोई भी 3 ऑप्शन फाइनल करो, कि मेरे ये 3 हो सकते हैं, ये मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ये 3 है, टीचर, बुक्स, मेरा इंटरेस्ट, मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ये सब कुछ मिला के 3 फाइनल करो। upsc.gov पे जाओ और उसके क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, कि मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कोई ऐसा भी सब्जेक्ट हो सकता है जो बिल्कुल ऊपर से निकल जाए, तो वो तुम्हारे काम का नहीं है। फिर क्राइटेरिया तय करो कि मार्केट में इसकी बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, टीचर अवेलेबल हैं कि नहीं। अब मान लो आप मैथमेटिक्स आपने ले ली, अब आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ रही है, हिंदी में कोई है ही नहीं है टीचर, इंग्लिश में तो फिर भी है, तो आप कहाँ जाओगे, किससे क्वेश्चन पूछोगे? और अगर 4-6 क्वेश्चन फंस गए ना और आपको जवाब नहीं मिला, तो आप क्या हो जाएगा, उससे कट ऑफ हो जाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि ऑप्शनल गलत चुनने का मतलब होता है अपने हाथ से अपनी कब्र खोद लेना। आपको फिर कोई नहीं बचा सकता, ना मैं ना ब्रह्मा, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो आपकी सिलेक्शन का बेस है। आप GS में ऊपर नीचे मेंटेन कर सकते हो, पेपर 1 को पेपर 2 से मेंटेन कर सकते हो, एसए से मेंटेन कर सकते हो, बट ऑप्शनल को आप मेंटेन करके, मतलब आप उसमें गड़बड़ हुई तो आप खत्म हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा GS में एक फिक्स मार्क्स है, कि कोई भी टॉपर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जा ही नहीं रहा है। पेपर 3 में तो 100 मार्क्स नहीं मिल रहे हैं किसी को। तो ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि तुम जाओगे और आपको पता चला 250 में 240 नंबर दे देंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा। तुमने देखा होगा एक पर्टिकुलर, आप रेंज करके देखो, 7-8 नंबर का अंतर आ रहा है, लेकिन ऑप्शनल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो वो ऑप्शनल का डिफरेंस ही आपका सक्सेस का बेस है। क्लियर है? तो इस बेसिस पे अगर आप प्लान करते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। आपका कहना है कि हिंदी मीडियम के बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये जानने की कोशिश करो, ये कहूंगा कि हिंदी का नहीं हुआ लेकिन इंग्लिश का हुआ है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। इंग्लिश का हुआ है, यानी जिन्होंने
इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में दिया, वो भी ये काम कर सकते हैं। या जिनके पास डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी आज की डेट में जो यूपीएससी का पैटर्न हो चुका है, उसमें बड़े गहरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी और डायनेमिक इन नेचर हो चुका है। और डायनेमिक इन नेचर की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अलग अलग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसमें एक पार्ट आता है एक्सप्लेन्ड। तो इसमें क्या होता है, एक इशू को बहुत गहराई से क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। अब आप आज की डेट में कोई हिंदी का न्यूज़पेपर उठाओ, पूरे टाइम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स क्राइम, पॉलिटिक्स क्राइम पॉलिटिक्स, फिल्मी, हीरो हीरोइन, अफेयर, यही सब चल रहा है उसमें। थोड़ा बहुत बच गया तो इधर उधर सौंदर्य प्रसाधन और ये सब हो गया। अब 2 साल तक आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप बहुत टू द पॉइंट, विवेक देबरॉय लिख रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर हैं, नीति आयोग के लोग लिख रहे हैं, और एक ऐसा पेपर मिल रहा है जिसमें मोस्टली आप देखोगे आज की डेट में सिर्फ राजनीति पर बात आ रही है। मोदी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, ये आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके दिमाग में जगह ले रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेड़ के विवाद में चली गोली, यही सब तो न्यूज़ आती है। और होता क्या उसमें, पॉलिटिक्स में किसकी तरफ रुझान जा रहा है, कौन जो है धर्मों के बारे में बात कर रहा है, फिर हीरो हीरोइन का किसके साथ क्या चल रहा है, यही सारी खबरें आ रही, वो आपके किसी काम की नहीं है। तो आप अपना समय लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो आज की डेट में इंग्लिश में, तो या तो बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हिंदी माध्यम के संस्थान भी हैं, जैसे हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, तो हम पर कई बार आरोप लगता है कि आप बाइलिंगुअल क्यों पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले को इंग्लिश के वर्ड्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरत है। बहुत साल पहले डार्विन ने एक बात कही थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन बच्चों को बायोलॉजी का वो सिद्धांत भी पढ़ना चाहिए कि बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो बदलती ज़रूरतें कह रही हैं कि आपको जैसा भी है पढ़िए, आप हिंदी में एग्जाम लिखिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके रिसोर्स कम हो रहे हैं तो आप कंपटीशन में कभी सरवाइव कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अब जैसे बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो केवल इंग्लिश में उपलब्ध हैं, जैसे नीति आयोग का डॉक्यूमेंट। अब नीति आयोग के डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपने सोचा कि मुझे हिंदी में कैसे मिलेगा, तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। स्टूडेंट को कुछ अपना डर निकालकर आगे जाना चाहिए, ये समझना चाहिए कि एग्जाम लैंग्वेज का नहीं है, मुझे अगर जिस भाषा में भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे एग्जाम देना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लग रहा है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है तो एक भाषा है, इसको थोड़ा बहुत समय लगा के सीख सकते हैं, क्योंकि ये काम ना आपके बस का है ना मेरे बस का है, ये सिस्टम को चेंज करना है। और पीछे से ही आज की डेट में गांव देहात में भी अगर आप देखते होगे, एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि गांव में भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बसें आती हैं, मेरे अपने गांव में आती हैं, और माता पिता किस माध्यम में पढ़ा रहे हैं? बुरा मत मानिएगा, 4 लोग जब बैठते हैं एक समाज में, समाज से आप सीखिए ना। तो बोला भाई आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बोला फलानवे जगह पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, घर में कोई भी नहीं बोल पाता इंग्लिश, फिर बेचारा स्ट्रगल करता है, उसकी ट्यूशन भी लगा देते हैं। तो आज से 10-15 साल पहले जब ग्लोबलाइजेशन आया, तो वो जनरेशन 20 साल पहले से, वो 30 साल हो गए ग्लोबलाइजेशन को, तो 20 साल से भी इफेक्ट मांगे तो वो जनरेशन आज पहुंच गई है ना इंग्लिश पढ़ते हुए, हाँ या ना? रिसोर्स आज की डेट में इंटरनेट पे किस में अवेलेबल है? आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लीजिए, इंग्लिश में आपको बहुत सही जवाब देता है, हिंदी में आकर उससे बोलते हो फॉन्ट है तो, लेकिन वो कितनी उल्टी सीधी चीजें लिखता है, आप खुद नहीं पढ़ पाओगे। आज की डेट में हम एसएमएस इस्तेमाल करते करते, जैसे अभी इन्हीं की बात करें, ये पहले दिन डायरी लिख कर आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी बातों को हिंदी को इंग्लिश में लिखा। मैं आज ये करता हूं MAI, आज AA आज करता। मैंने कहा ये क्या है भाई, ना ये हिंदी है ना इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि आप आज की डेट में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे तो चैट कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना। तो हम क्या है, हम फ्रिंज होकर गुजर रहे हैं। तो हमें या तो अपनी हिंदी बहुत अच्छी सुधारनी है। अब जैसे मैं आपसे, जिस हिसाब से यूपीएससी क्या करता है, वो ट्रांसलेशन कराता है हिंदी भाषा के माध्यम से, जो उसका एक शब्दकोश होता है, वो शब्दकोश आज आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे भी शुद्ध हिंदी में बात करूं तो आप नहीं समझ पाओगे सर, आप नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि वो बदलती जरूरतों के हिसाब से वो इंग्लिश हो चुका है। तो मैं ये नहीं कहूंगा इंग्लिश सर्वोपरि है, भारत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि जो 1991 के बाद रिफॉर्म्स हुए, उसमें इस कल्चरल जो सुप्रीमेसी थी, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ने सुप्रीमेसी हासिल कर ली है।
तो हमें उससे लड़ने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा। वो एक जनरेशन तैयार हो गई है आज गांव देहात में भी। अब ये सच्चाई कोई भले चाहे अस्वीकार कर दे उसका मन, लेकिन वो बाहर चीजें दिख रही हैं। दूसरा सीसैट, कि सीसैट में भी बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैथ्स वाले बच्चों को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को उसमें एडवांटेज मिल रहा है, तो कई बार वो कट ऑफ से बाहर हो जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि इस एग्जाम में हमें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए गुरुकुल में हमने सारी व्यवस्था कर रखी है कि हम आपको आवश्यकता पड़ेगी तो इंग्लिश का टीचर भी उपलब्ध करा के पढ़ाएंगे, लेकिन कमजोर नहीं रहने देंगे, क्योंकि अंत में जो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही काम आएगा। ये कंपटीशन है, और कंपटीशन कहता है कि जो वो मार्क्स पाएगा वो अंदर है। तुम सिस्टम को बदलने के लिए तुम्हें सिस्टम के अंदर तो जाना होगा। मान लो हिंदी माध्यम के कल 50 आईएएस ऑफिसर बन गए, उन्होंने सरकार पे दबाव डाला, कल वो डीएम बने, वो सचिव बने, तो उन्होंने बदलाव लाने शुरू किए। लेकिन जब हिंदी माध्यम का बच्चा अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो बदलाव कैसे लेकर आएगा? तो ये तो लीडरशिप एस्पेक्ट है। और दूसरी भी एक बात ध्यान रखिए, बहुत से ब्यूरोक्रेट से मिलता रहता हूं, कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है। मेरे अपने खुद के घर की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, 3 भाषाएं जानते हैं। लेकिन आज अगर तेलंगाना में जाकर तेलुगु सीखना पड़ा तो उन्होंने सीखा, क्योंकि आम जनता से तेलुगु में ही केवल बात की जा सकती है। उन्हें ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, तो एक भाषा और उन्होंने सीख ली। तो ऑल इंडिया में आप किसी भी कैडर में जा सकते हैं, तो आप वहां की लैंग्वेज सीखते हैं। तो अंग्रेजी केवल एक भाषा अगर आपके दिमाग में ये रहा तो उसका डर खत्म कर देंगे आप, कि केवल एक लैंग्वेज ही तो है, मुझे इसके शब्द सीखने, विन्यास सीखना है, मुझे हिंदी में मिलेगा हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में मिलेगा इंग्लिश में पढ़ूंगा, तो आपको कोई कष्ट नहीं आने वाला। लेकिन इंग्लिश एक हुआ है, ये हमारी भाषा, अछूत हो जाएंगे हम इसको अगर पढ़ लेंगे, तो फिर आप सर्वाइवल के लिए आपके लिए जगह कम पड़ेगी। ये बात आज समझिए, चाहे आप बाद में समझिए, जैसा आपका मन करे वैसा इसको आप समझ लीजिए। राइट? तो और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? तैयारी में हमारा 10 घंटे का चैलेंज चल रहा है। गुड, वेरी गुड, गुड। देखो इन्होंने कैसे पेपर रंग डाला है, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा हिस्से पढ़िए। गुड। अब इसमें सिलेबस वाइज डिसाइड कर लो। अभी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, धीरे धीरे आएगा। ठीक है? तो गुरुकुल में ये अपना माहौल बनाए रखिए और अपना काम जो है शुरू करिए। हिंदी में आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो, यहां मिल जाता है, अच्छा है वो, थोड़ा सीरियस न्यूज आती है। हाँ देखो, जो है वो है, ठीक है, जो है वो है, उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन दोनों चीजें करो। जैसे इंग्लिश के भी टीचर से आप मदद लो, या टीचर से मदद लो कि हमें न्यूज समझाइए, न्यूज की डेप्थ मुझे समझाइए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़िए, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ने से मना मत करो, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप जब आईएएस बनेंगे तो आपकी सारी ट्रेनिंग इंग्लिश में होगी। जनाब यहां तो हम चाहे जितने चोचले कर लें, लबासना जाने के बाद मोस्टली प्रोफेसर इंग्लिश में बात करते हैं, और वहां बच्चा सीखता है, क्योंकि उसको पता है नहीं सीखेंगे तो निपट जाएंगे। तो वो चीज हम यहां भी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको पढ़ना आना चाहिए। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज हिंदी में उसका अनुवाद नहीं, और जो अनुवाद है भी वो पढ़ने योग्य नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप खुद प्रैक्टिकल उसको कर लें। और वो ये सिंपल सा है कि आप एक अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जिसपे नोबेल प्राइज मिला, बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश उठाएं, और मैं उसकी एक दिन हिंदी ले आया। मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ 3 पेज नहीं पढ़ पा रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था ये सेंटेंस लिखा क्या है। इतनी क्लिष्ट हिंदी, सब्जेक्ट जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर था, मतलब कई बार मुझे उसको पढ़ना पड़ा कि आखिर मतलब क्या निकल कर आ रहा है। तो वो जो हिंदी अनुवाद हुआ वो इतना कठिन, इतना जटिल हुआ था कि मैं उनकी 3 किताब हिंदी का, मैं बड़ा खुश हुआ, अरे वाह इस हिंदी में भी आ गई है, तो नहीं पढ़ पाया मैं। और ऐसी बहुत सी किताबें जिसका हिंदी अनुवाद का सेगमेंट समझ में नहीं आता, सेंस क्या है लिखने का। तो ये भी, अब मान लो इंग्लिश के बच्चे ने उस किताब को पढ़ लिया तो उसको आइडिया लग गया ना कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो आपसे आगे निकल गया।
तो आप लिखो हिंदी में, अपना माध्यम हिंदी रखो, लेकिन अगर आपको कोई चीज पढ़नी पड़े तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ लें। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, गुरुकुल की परंपरा को बनाए रखिए, सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें देना है, इसके लिए मेहनत जो हमें करनी है वो हम करना शुरू कर दें। और एक चीज याद रखिएगा कि जो 360 का बैच है, हम इसमें 2 पार्ट कर रहे हैं 360 बैच में। ये मैंने कहा भी ना, ISN फर्स्ट अटेम्प्ट बैचेस का अंदाजा आपको लग गया होगा। अब हम जल्दी ही 360 जो 2 ईयर गुरुकुल है, 2 ईयर गुरुकुल, इसमें हम 360 न्यूज़पेपर शुरू करेंगे। तुम्हारी समस्या मैं खत्म कर दूंगा, 360 न्यूज़पेपर। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर होगा, जो 1 ईयर है, उसको कौन सा क्लास मिलेगा? 360 मेंस। अभी तो एनालिसिस दोनों लोग देखेंगे, तो 360 न्यूज़पेपर फर्स्ट ईयर में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और 360 मेंस कम आंसर राइटिंग जब आप सेकेंड ईयर में आओगे। ठीक है, तब आप मेंस की आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। तो ये दोनों सेगमेंट आपका हिस्सा बनेंगे, याद रहेगा। तो 360 जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, वो कैसा लगा मेथड जो बताया था? उसी मेथड में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, सेम मेथड में। और अगर उस मेथड में कर जाते हैं तो सारी चीज आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए। अभी ज्यादा मत घबराओ, अभी 10 आवर चैलेंज हमने लिया है, 10 घंटे में यहाँ बैठना है, और छोटी छोटी चीज़ों जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है, पढ़ना है उसको कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ आया है। सेल्फ रीडिंग टाइम अभी बढ़ाना है। क्लासेस में जो चल रहा है, अब एक चीज़ मैंने आप लोगों की कमी अभी देखी है जो सिखाना है, एक्टिव नोट्स आप नहीं बना पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव स्टडी, वो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप चूंकि पुराने जहाँ से भी आप आए हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है, आप बड़ा सुनते रहते हैं, सुनने का एक अलग साइंस होता है। आपको जो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जल्दी ही गुरुकुल में, और वो है कि आप सुन के कैसे उसके तुरंत के तुरंत फ्लो चार्ट बना देते हैं। टीचर जो भी डिस्कशन कर रहा है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, और ये आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए, सबसे बढ़िया। मैं अभी भी देख रहा हूं लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, कुछ 2-4 लोग हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को कभी ये सब चीजें सिखाई नहीं गई हैं, और किसी एकेडमी में सिखाई भी नहीं जाती हैं। टीचर इधर मुंह करता है, पढ़ा के खत्म कर देता है। लेकिन ये मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव नोट्स, एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं, क्योंकि क्लासेस में अगर आप एक्टिव स्टडी सीख गए तो आपका सबसे गोल्डन टाइम वही होगा। क्लासेस को हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। आज 10 वीडियो देखने के बाद जो आप सीखते हो वो मैंने आपको सिखा दिया कि ऑप्शन में कैसे पढ़ाई करनी है। और बहुत से वीडियो आप देखो, आप, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ 1:5 रूल अगर आपको बताया हो तो आप 10 वीडियो देख लो कि 1:5 गोल्डन रूल किसने बताया। जो आज आपको लाइन लिखी कि ऑप्शन और जीएस में क्या अंतर होता है, वो आप जाके देख लो। सिंपल ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, मेरी क्लास ज्वाइन कर लो, ये सब कुछ नहीं। जो मेथड है वो आपको, गोल्डन रूल आपका है कि 300+ मार्क्स आपको कैसे लेकर आने। सो गुरुकुल में इन चीजों को सीखो, इसको एंजॉय करो। ठीक है, सुबह सभी का योग हो रहा है, सभी लोग? कोई है जो योग सुबह नहीं कर रहा है? सुबह की वीडियो में तुम नहीं थे? थे? कौन नहीं था? ऊपर जब सबके साथ जो योग होता है, क्यों नहीं? तो ऊपर सबके साथ एक साथ जो है योग करो, एक समय फिक्स कर लो। गुरुकुल जो है वो बॉडी को फिक्स करने का नाम है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर काम करने की आदत होनी चाहिए। नहीं कर रहे हो तुम? ठीक है, सभी लोग। अब देखिए आपके बीच में इन्होंने 21 सूर्य नमस्कार का चैलेंज ले रखा है, वो फर्क इनको दिख जाएगा। तो आप लोग अगर बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कल देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे यूपीएससी में। ये भी अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी रुकिए 15 दिन। कल हॉस्टल गया था ना, गर्ल्स हॉस्टल, कितने लोगों को डांट पड़ी है छोटे छोटे कारणों की वजह से। किसी को सर में दर्द, किसी को पीठ में दर्द। पढ़ाई नहीं छोड़ सकते उसके लिए आप, और नहीं छूटनी चाहिए पढ़ाई। ठीक है, गुरुकुल आए हो तो डांट खाने के लिए तैयार रहो। और मैं हॉस्टल भी पहुंच जाऊंगा। ये लोग सोच रहे थे रात में 9:30 बजे उजांग सर कहाँ पकड़ने वाले आ रहे, खा पी के तान के सोने का टाइम आ गया, 9:30 बजे मैं हॉस्टल पहुंच गया।
तो बचना किसी को नहीं है गुरुकुल में। लिस्ट देखी भैया कि लोग गायब हो रहे हैं। चलिए, तो गुरुकुल ही अनुशासन का ही नाम है, डिसिप्लिन का नाम है। तो गुरुकुल में आपको जो चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो ये है, निकल लो। यहां रहना है तो फिर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लाइट हो जाएगा। तो ये आज आखिरी सरदर्द था तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद तो फिर पिताजी से बात करेंगे तो पता नहीं कहां कहां दर्द शुरू होगा। याद रखना, कल दिखाया था ना एक डेमो, बात कर ली थी ना घर पे। तो गुरुकुल में डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और जो आते मैं आपको सिखा रहा हूं, आने वाले टाइम में ये आप मान के चलिए, आपको ये टेंशन ही नहीं रहेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सिलेक्शन वलेक्शन कोई जादू वादू नहीं है, ये हमारे पाप हैं जो हम नहीं हो पाता। हम टाइम टेबल बनाते हैं 12-12 घंटे का, और हम उतना सोना शुरू कर देते हैं। जिधर हम टाइम टेबल लगाते हैं उधर कभी मुंह नहीं करके देखते हैं। सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:15 बजे मैं जो है वो पढ़ने बैठ जाऊंगा। एक दिन 2 दिन, उसके बाद टाइम टाइम फिस। अब आप ये मुझे बताओ, गुरुकुल में कि अगर मैं पकड़ पकड़ के नहीं लेकर आता तो अभी क्या हालत होती है आपकी? हाँ, गायब रहते हैं। हर कोचिंग में ये होता है। 500-500 का बैच बनाते हैं, 100 बच्चे भी 2 महीने बाद नहीं आते हैं क्लास में। कोई अपने कमरे पे सो रहा है, कोई सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी कर। अरे जब तुम्हें सेल्फ स्टडी करना तो अपने माँ बाप के पैसे काहे फूके यार? तुमने क्यों फूके बेचारों के मेहनत के पैसे? सेल्फ स्टडी करेंगे। और वहां काट रहा था तुम्हें सेल्फ स्टडी। बोलो हम घूमने आए थे, हमें घर में घूमने की इतनी अच्छी जगह ना थी। तो गुरुकुल उसके लिए नहीं है। गुरुकुल इस तरह से आपकी आदतों को डेवलप करने का नाम है कि आप इसके बाद आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। कितने लोगों ने अभी तक 12 घंटे का चैलेंज लिया है? वह देखो क्या जबरदस्त चल रहा है हमारा माहौल। 12 आवर चैलेंज हमारा चल रहा है। तो जब 12 आवर चैलेंज हमारा चल रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम इतनी देर बैठ के पढ़ सकते हैं। हमारे और टॉपर में ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी ऐसे ही पढ़ता होगा। जब टीना डाबी का इतना नाम है तो उसने भी तो 8 ही घंटे एवरेज पढ़ाई की है, हम भी पढ़ सकते हैं। तो बस अब धीरे धीरे क्या होगा, उसमें आपकी सीखने की क्षमता बढ़ रही है। आपके कई दोस्त हैं जो कहीं और तैयारी कर रहे हैं। किसी का कोई फ्रेंड है जो आपके साथ ही उसने तैयारी कहीं और शुरू की हो? बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। एक मेरे कहने पे आपने यहां जो कुछ सीखा है, जैसे 360 में एनालिसिस कर रहे हैं, उससे बोलना, पूछना भाई ये जीएस पेपर 2 में जो फंडामेंटल है में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल वो जियो पार्टी वाला क्वेश्चन पूछ लेना उससे। बोले आई नो, डू यू नो? बोले ये न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है, न्यूज़पेपर के एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जो मैंने यहां सिखाया इतने कम टाइम में, जो तुमने सीखा है, उससे बोलना कि क्या बेटा तुम्हारे यहां डायरी वायरी राइटिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं? नहीं कराते। बोले तुम्हारे यहां बताते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए, स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए, योग कैसे करते हैं, सूर्य नमस्कार क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, डेली होमवर्क देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, कहीं भी कर रहे हैं हम कह रहे हैं। तो उनसे पूछो कि क्या इतनी एक्टिविटी होती है तुम्हारी, आज उसकी लिस्ट बना लो, तुम अपनी लिस्ट बना लो। देखो ये जरूरी है, हमें आप परखो। तुम्हारे मित्र तैयारी कर रहे हैं ना, लिस्ट बना लो तो तुम्हें यकीन होगा तुम्हें क्या मिल रहा है। उससे खाली जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए ना, उससे खाली ये पूछ रहे हैं, तुम्हें पता ना कल क्वेश्चन डिस्कस हो फंडामेंटल है डीपीएसपी में क्या अंतर होता है, कौन सा आर्टिकल हमारा होता है, उससे खाली यही क्वेश्चन पूछ लो बस, ज्यादा नहीं, इतना ही खत्म कर दो उसको। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। लड़ो। बोले हाँ भाई दिखाओ जरा कितना तुमने लिखा, कितनी तुमने पेज राइटिंग की है, तुम्हें कितने दिन हुआ, उसको कितने दिन हुआ, 8 महीने। 8 महीने से वो तैयारी कर रहा है, तुम 20 दिन हुआ है। तब तो तुम्हारा हक बनता है भैया भैया कह के पूछो उससे। आज दोस्ती तुम्हारी खत्म करा देता हूं मैं। आज जाओ और बोलो कि भैया 8 महीने आपको हो गया है, भैया बोलो। हाँ, तो उससे बोलो, नहीं नोट्स बना रहे हैं ना, बड़ा अच्छा बना रहे होंगे। बाकी वहां तो हर जगह कोचिंगों में नोट्स खेला जाता है। तो एक काम करो, उससे खाली क्वेश्चन पे बात कर लो। यूपीएससी पे बात करना है ना, तो जो मैंने अभी सेगमेंट बताया उस पर बात कर लो। उससे डेरिवेटिव क्वेश्चन अपने उठा के पूछ लो, भैया आप तो विद्वान है, 8 महीने से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे यहां तो छोटे छोटे क्वेश्चन बेचारे लोग कराते हैं, भैया मेरे 4 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो जब पॉलिटी पूछो, बोलेगा पॉलिटी अभी नहीं की है, तो ज्योग्राफी मैंने करा रखी है, ज्योग्राफी पकड़ लेना। वो जो साइक्लोन के क्वेश्चन बताए ना 360 के, बस भैया
थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। हमारे सर जो है डंडा लेके बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ तो डंडा लेके आते हैं गुरुकुल में। बोले भैया डायरी कितनी लिखते हो, अपना शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हो, भैया कुछ योग वोग हुआ कि नहीं हुआ, क्या कराते तुम्हारे टीचर, तुम्हारे भलाई के लिए कितना समय देते हैं। क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा ये बताओ। ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन पूछना। इससे तुम्हें पता चलेगा कि गुरुकुल में तुम्हें क्या मिल रहा है। क्योंकि हम जहां होते हैं, अगर हमारी आस्था और विश्वास नहीं होता है ना, तो आस्था और विश्वास तो चमत्कार पैदा करते हैं। हम अपना दुख सुख एक पत्थर में ईश्वर जो होते हैं उनसे भी कह देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो ये विश्वास लाना बहुत जरूरी है कि तुमसे 8 महीने पहले उसने तैयारी शुरू की, क्या जो गुरुकुल ने तुम्हें 20 दिन में दिया है, क्या उसका कोई कंपैरिजन है। तो विश्वास तुम्हें गुरुकुल के प्रति पैदा होगा। कई बार हमें लगता है नहीं, बाजार में होता है उसकी रील्स बहुत अच्छी चल रही है, वो खूबसूरत टीचर आते हैं उनके यहाँ, हैंडसम टीचर जाते हैं उनके यहाँ, सो कॉल्ड रील्स बड़ी वायरल हो रही है, तो रील से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता तो फिर क्या बात थी। रील्स और करियर में थोड़ा अंतर होता है। वो रील्स बनाते हैं, हम करियर। तो ये तब पता चलेगा ना जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। उनसे जो मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़ना सिखाया, सिंपल उठा के पूछ लो कि हमारे तो सर ऐसे पता नहीं आते हैं रोज डंडा लेके पीटने के लिए गुरुकुल में, बड़ा तनाव रहता है यहाँ पे, बड़ा जो है डिसिप्लिन रहता है, एक काम छोटा सा करिए। इन्होंने पता नहीं ये 11th क्लास की एनसीईआरटी से एक जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी नाम का क्वेश्चन करके इसमें 10-15 पॉइंट हमें बता दिए। भैया आप तो 8 महीने हो गए, आप तो विद्वान होंगे, तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी के कुछ कंटेम्प्रोरी एग्जाम्पल दे दीजिए। इतना क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, एनसीईआरटी तो है ये, इतना तो पूछ सकते हो। वर्क और फंक्शन में क्या अंतर होता है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या अंतर होता है भैया बता दीजिए, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है। अब भैया ना बता पाए तो फिर ऊपर वाले को धन्यवाद करना, गलत जगह नहीं गया मैं, ठीक है, कि भैया पढ़ क्या रहे हो ये बताओ, 8 महीने हो गया कौन सी खदान खोद रहे हो। तो ये भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। चलो पढ़ाई शुरू करो। सुबह उठ के लिखा हुआ है तुम्हारी डायरी में, सुबह की शुरुआत चार्ट में भी दिया है, 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर से होना चाहिए, 2 ग्लास। और कैसे पीना है, कुक्कुट आसन, अर्ध कुक्कुट आसन बताया है, नहीं जानती हो, नहीं जानती हो, हाँ, आपको बैठकर पानी पीना है, कुर्सी पर बैठ के नहीं, हाँ। और 2 ग्लास पानी आपको पीना है, क्योंकि 6 घंटे से आप सो रहे थे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सुबह की शुरुआत हमेशा 2 ग्लास पानी से होना चाहिए, उसके बाद ही आप योग करने जाएं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करके चलती हैं। जितना आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है उतना आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और ये प्रीलिम्स फाइटर की बुक जिसके पास नहीं है, सबके पास ये होनी चाहिए, जाके इसको लें। और इसको मैं बताना शुरू करूंगा, इसका यूज कैसे करना है, इसको 3 बार यूज करना है। तो फर्स्ट यूज कैसे होगा ये मैं पहले बताऊंगा, लेकिन आपके पास ये क्लास में होगी तब तो, कि इसमें से कैसे हमें रीड करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे सुपर नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये 6 की 6 किताब हिंदी और इंग्लिश में है, जो भी आपकी लैंग्वेज उसके हिसाब से आप ले लें। किसने किसने फर्स्ट रीडिंग शुरू कर दी है, 1 2 3 4 5 6, आप लोग पिछड़ जाएंगे, थोड़ा जल्दी करें, ठीक है। चलिए।